Hello everyone, welcome to the Phoenix e-learning. Today we are starting our lecture number 4 for the standard 8th chapter 4 materials, metals and non-metals. Materials, metals and non-metals में हमारे previous 3 lecture record हो चुके हैं जिसमें हमने introduction to the chapter, physical properties of metals and non-metals and chemical properties like reaction with oxygen, reaction with water and reaction with acids हमने start कर दिया था. Okay. In the lecture number 4, we are supposed to study 3 main topics. What are they? Reaction with acids and bases, जो start किया था उसको complete करेंगे. Displacement reaction, इसके बारे में भी last time बताया था. और अभी uses of metals and non-metals को पढ़ेंगे जो कि last topic है हमारा इस chapter के लिए. Okay, so start करते हैं. ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? Reaction with acids and bases. मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम देख चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस. रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है. फर्स्ट क्या देखते हैं? रिएक्शन विद एसिड्स. उसमें भी किसकी रिएक्शन देखेंगे? मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे. ओके, मेटल्स की रिएक्शन देखते हैं. मेटल्स एसिड से किस तरह से रिएक्शन करते हैं वो देखते हैं. तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ इसके लिए. क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है? फॉर्मूला जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए, विच इज व्हेन मेटल reacts with acids, okay, acids, they form salt plus hydrogen gas. What they form? They form salt and hydrogen gas. Okay, हम पढ़ चुके हैं पहले भी. ये वाला पार्ट हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है. जस्ट टू रिकॉल यू, रिएक्टेंट. और ये वाला पार्ट हमारा जो एरो के इस साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं. इट मीन्स कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है. सॉल्ट जो बन रहा है, सॉल्ट के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि ये कैसा होता है नेचर में? पॉइजनस होता है. नेचर में कैसा होता है? पॉइजनस. दिस सॉल्ट इज पॉइजनस इन नेचर. नाउ हाउ कैन वी यूज दिस इक्वेशन इन आवर डेली लाइफ? हम क्या करते हैं? एसिड्स की बात करते हैं. हम डेली लाइफ में किस तरह के एसिड्स यूज करते हैं? हम लेमन यूज करते हैं. लेमन में हमारा एक एसिड होता है, ठीक है. फिर हम ऑरेंज यूज करते हैं. ऑरेंज हमारा एसिडिक होता है, ठीक है. उसके बाद में हम जो भी डेली लाइफ की चीजें करते हैं, जैसे कि हम पिकल की बात कर लेते हैं, अचार हम यूज करते हैं, वो उसमें एक एसिड होता है, ठीक है. देन हम सॉल्ट सब्सटेंसेस में कर्ड की बात करते हैं. कर्ड, ये सारे जो मैंने सब्सटेंसेस लिखे हैं ये आपके किचन में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर कहिए कि कंपाउंड्स हैं. ये सारे कैसे हैं? नेचर में एसिडिक हैं. ये कैसे है? नेचर में एसिडिक है. अब क्या आपने इनकी एक रिएक्शन देखी है? ये जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे. ये एसिड भी सॉल्ट बनाएंगे. नाउ हमें क्या करना है? हमने एक बात देखी है, आप कभी भी ध्यान रखिएगा घर में, कि हम कर्ड को मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं. कर्ड को कभी भी किस में नहीं करते हैं? मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं. जस्ट लाइक दैट पिकल भी हमारा जो होता है, पिकल जितने भी होते हैं घर में हम यूज करते हैं, उसको भी हम मेटल कंटेनर में नहीं रखते हैं. क्यों नहीं रखते हैं मेटल कंटेनर में? बिकॉज द एसिड प्रेजेंट इन द पिकल रिएक्ट्स विद दैट मेटल एंड फॉर्म अ पॉइजनस सॉल्ट. ओके, एंड व्हिच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सो हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाई सॉल्ट सब्सटेंसेस आर रिकमेंड नॉट टू बी केप्ट अंडर metal containers or metal utensils. So you are supposed to write that because the acid present inside the salt substances, yeah, the acid present in the salt substances reacts with that metal and form a poisonous salt, okay, which is not good for our health. Which is not good for our health. Getting my point? रिएक्शन समझ में आ रही है? अब इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. देखिए कैसे लिखेंगे. मेटल लेते हैं कोई सा, उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं. लास्ट लेक्चर में भी हमने ये आई थिंक कर ही लिया था. मेटल हम लेते हैं, लेट सपोज आपने मेटल लिया कोई सा जो डेली लाइफ में हमारा यूज होता है, वैसा मेटल लेते हैं. लेट सपोज हमने मेटल लिया कॉपर, ठीक है. एसिड कौन सा यूज होता है? हमें एसिड के एक दो नाम आपको पता होंगे. वन एसिड इज H2SO4. ओके, H2SO4 की जब कॉपर से रिएक्शन होती है तो कॉपर क्या बनाता है? एक सॉल्ट बनाता है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट. प्लस क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है. इस रिएक्शन को देखने पे आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है एक्चुअली में. ये जो कॉपर है ये सल्फेट को अपने साथ लेकर क्या बना रहा है? कॉपर सल्फेट. क्या बना ले रहा है? कॉपर सल्फेट. और हाइड्रोजन एज इट इज हमें क्या मिल जा रहा है प्रोडक्ट में?
मिल जा रहा है। ओके, लेट्स सपोज इसको और अच्छे से देखते हैं थोड़ा। दूसरा कोई मेटल हम लेते हैं, एल्यूमिनियम आप ले लीजिए। एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे करवाएंगे? और घरों में कौन से हमारे एसिड यूज होते हैं? एल्यूमिनियम हमने लिया। HCl आपने एक एसिड का नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब ये जो एल्यूमिनियम है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके AlCl3 बनाता है, ठीक है। और क्या हमारा रिएक्शन में लेफ्ट हो जाता है? हाइड्रोजन गैस बच जाता है। ये जी जो मैंने लिखा है इट रिप्रेजेंट्स द गैसियस स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। नाउ यू आर सपोज टू बैलेंस दिस इक्वेशन। बैलेंस कैसे करें? क्लोरीन 3 है, सो यू आर सपोज टू, क्लोरीन आपको हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 3 है, सो 6 यहाँ पर लगाना पड़ता है। यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ 3 लगाएंगे, ठीक है। 6 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन, 2 एल्यूमिनियम और रिएक्शन हमारी कंप्लीट। तो ये भी एक सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। इस सॉल्ट का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहां भी एक सॉल्ट बन गया। इस सॉल्ट का क्या नाम है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना है हमें, एज इट इज आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को आपको कंपल्सरीली याद रखना ही है, ठीक है। गेटिंग इट? अब हम देखते हैं कि बेस के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है। रिएक्शन विद बेस, तो उसके लिए बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है? सेम फॉर्मूला याद रखना है। सेम रिएक्शन होती है और सेम टाइप की रिएक्शन होती है, नो इशू, कोई भी चेंज नहीं है उसके लिए। देखते हैं रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, मेटल्स की रिएक्शन विद बेस एज इट इज, मेटल्स reacts with base and form salt and hydrogen gas. Okay, metals reacts with base and form salt and hydrogen gas. For example, एक मेटल ले लेते हैं कोई सा भी हम। हमने एक जिंक मेटल लिया, ठीक है, प्लस बेस आप ली कोई सा भी, NaOH से काम चला लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत जनरल यूज होने वाला बेस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये किसका है? जिंक का है, ठीक है। अब हमें इनके बीच में एक क्या बनाना है? सॉल्ट बनाना है। प्लस में क्या आपकी रिलीज होनी चाहिए? हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले हाइड्रोजन लिख लो। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन यहाँ लिख लिया, अब यहाँ 2 लगा लो बैलेंस करने के लिए। बाकी बची हुई चीज़ें आपको एज इट इज लिख देनी है सॉल्ट बनाने के लिए। Na2ZnO2, ठीक है, Na2ZnO2, ये हमारा क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसका क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। और ये हमारी क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये आप सभी को पता है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ठीक है। तो फिर वही बात, क्या काम की बात है? फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है फॉर्मूला? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि आप कुल मिलाकर ये लिख सकते हैं कि मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड्स और बेस, ठीक है, एसिड से रिएक्ट करें या बेस से रिएक्ट करें, क्या बनाते हैं? दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एज इट इज़ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एज इट इज़ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें कोई भी इधर उधर नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी फॉर्मूला है। क्लास 8 के अकॉर्डिंग हमें यह याद रखना है। आपको फिर से 10th में मिलेगी चीज़ें, पर अभी के लिए ज़रूर याद होना चाहिए कि मेटल हुआ वो चाहे एसिड से रिएक्ट करे चाहे बेस से रिएक्ट करे, क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये रहा एग्जाम्पल। गेटिंग माई पॉइंट? ओके,
नाउ इसके बाद में जो बहुत जरूरी चीज हमारे पास आ रही है अब, जो कि हमारे 10th के चैप्टर नंबर 3 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्टार लगा लेना इस रिएक्शन पर, और इस टॉपिक पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग बताओ। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग है टू मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। डिस्प्लेसमेंट इट मींस 9th क्लास मतलब आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब कोई एक ऐसी रिएक्शन मतलब भाई हम जो अभी तक पढ़ रहे थे रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली बात, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपोनेंट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे होती है देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक एलिमेंट होता है, लेट सपोज का फॉर्मूला हम लिख के बता दो। इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखिए इसका। लेट सपोज ए reacts with XB, A reacts with XB and forms AX plus B। देखो बहुत 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 ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा आराम से और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से देखना है इसको कि when A reacts with XB it forms AX plus B। क्या हुआ? A और B के बीच में रिएक्शन हुई। अब A तो अकेला था, B के पास क्या है? X नाम का एक कोई कंपोनेंट है। रिएक्शन हुई तो पता चला कि रिएक्शन होने के बाद में वो जो X नाम का कंपोनेंट था, इसको आप X से नहीं जोड़ेंगे X नाम का जो कंपोनेंट था वो किसके साथ आ गया? A के साथ आ गया, और B हमारा एज इट इज हमें रिएक्शन में मिल गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है जरा देखिएगा, H और ये यहाँ ला दिया। अब मुझे बताओ, एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं कि A ने X को B से छीन लिया, डिस्प्लेस कर लिया, मतलब छीन लिया। देखिए X B के साथ फिक्स था, सही चल रहा था मामला, बट A के आने से क्या हुआ? X वहां शिफ्ट हो गया। इट मींस कि B और A में से A ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या उसके पास कोई ऐसी चीज होगी, कोई पावर होगी जिससे कि X जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। इस पावर को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी। इस पावर को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मींस पावर ऑफ एनी substance to take part in chemical reaction। ओके, रिएक्शन याद रखेंगे आप, मतलब ये याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन की रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको उसका मीन्स याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन याद नहीं रखना है कि रिएक्टिविटी का मतलब क्या है। रिएक्टिविटी का मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की वो पावर जिससे कि वो रिएक्शन में पार्ट लेना चाहता है। देखिए इस रिएक्शन में ए को अगर इस रिएक्शन में पार्ट लेना है, इट मींस उसको B से ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, B से ज्यादा पावर उसके पास होगी, तब जाके वो इस रिएक्शन को डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, जैसे कोई बच्चे हैं, 2-3 बच्चे बैठे हैं, हम यहाँ मैं ऐसा मैं एग्जांपल आपको लेके देता हूँ। देखो ठीक है, बहुत फनी सा एक कार्टून हो गया, एक बच्चा हो गया, ये एक बच्चा है और एक बच्चा ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों में लड़ाई हुई। बताओ, इन दोनों में एक जगह पर बैठने को लेकर लड़ाई हुई। ये दोनों स्कूल में आए और इसने इसकी जगह पर बैठ गया। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? ठीक है, ये बच्चा इसकी जगह पे बैठा था, इसने कहा कि तुम मेरी जगह पर बैठे हो, तुम यहां से हटो। तो ये दोनों लड़ने लग गए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली आपके मन में सवाल आएगा कि जीतेगा तो यही जीतेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। ये बड़ा दिख रहा है थोड़ा, इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इसकी पावर ज्यादा है। तो इसकी पावर ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इस बच्चे को डिस्प्लेस कर देगा, इसको फेंक देगा इधर।
ये बच्चा इधर पड़ा मिलेगा फिर, ठीक है। इससे लड़ाई झगड़ा नहीं सिखा रहे हैं हम आपको, बस ऐसे ही फॉर एग्जांपल बता रहे हैं। कूट दिया इसको तो इधर बिठा दिया, तो इसने क्या किया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह से चेंज करके यहाँ बिठा दिया, ठीक है। और ये फिर आके यहाँ बैठ गया। तो इट मीन्स जिसकी पावर ज्यादा होगी वो किसी कम पावर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। एज इट इज हुआ यहाँ पर, ए ने क्या किया, बी, ए और बी में से बी की पावर कम थी, ए की पावर ज्यादा थी, तो ए ने क्या किया, एक्स को अपनी तरफ खींच लिया, डिस्प्लेस कर लिया, बी से खींच लिया। बी के पास था एक्स, जैसे इसके पास जगह थी, इसके पास सीट थी, क्या किया इसने, इसको खींच लिया, इसको फेंक दिया और सीट को खींच लिया। एज इट इज इसने बी को फेंक दिया और एक्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो इससे क्या मतलब, हमें क्या पता चला, इससे क्या पता चला, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देयरफॉर ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ए की पावर बी से ज्यादा है, ये बात इस रिएक्शन से पता चलती है। तो रिएक्टिविटी एक टर्म आती है यहां पर हमारे पास फिर रिएक्टिविटी के हिसाब से, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। क्या देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब मेरी बात सुनिए, हमें ये पता चल गया कि ऐसा ऐसा होना है, पर मैं कहूं आपको कैसे पता चलेगा कि ए पावरफुल है या बी ज्यादा पावरफुल है। आपके पास तो रिएक्शन लिखी आ गई, मान लीजिए आपके पास रिएक्शन लिखी आ गई C प्लस एक्स डी, तब आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि C ज्यादा पावरफुल है D से या D ज्यादा पावरफुल है C से। अगर C ज्यादा पावरफुल होगा D से तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी, D ज्यादा पावरफुल होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, ये इससे नहीं छीन सकता X को। तो ये पता करने के लिए कि C और D में से कौन ज्यादा पावरफुल है, हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए जिसमें सब पता हो। इन बच्चों की एक टेबल होनी चाहिए, पहले से लिखा होना चाहिए कि जो A नाम का बच्चा है और जो B नाम का बच्चा है, तो उसमें से A नाम के बच्चे की पावर ज्यादा है, तो इस B वाले को पता चल जाएगा कि A की पावर ज्यादा है, तो ये फिर उसकी जगह पे नहीं बैठेगा। एज इट इज हमारे पास एक सीरीज आती है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, इन दिस सीरीज द मेटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ओके, ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसमें क्या होता है, इट इज, लिखो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, इट इज ऐसा है रिएक्टिविटी सीरीज, द लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड, मार्कर हमारा कम चल रहा है, द लिस्ट ऑफ मेटल्स, द लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड in order of their reactivity, ठीक है। वो किसके ऑर्डर से अरेंज हो गए, विद देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर से अरेंज होंगे, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी जितनी होगी उसको उतनी पोजीशन मिलेगी। अब ये कैसे काम करती है यहां बना के देखते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए है, सिर्फ मेटल्स को इसमें हमने प्लेस किया है। तो यहां हम लिख के बता दूं मैं आपको, ये रिएक्टिविटी सीरीज, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब फिर इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, ठीक है। यहां देखो, पहला है पोटेशियम, सिंबल लिख रहा हूं पहले फिर नाम लिखता हूं इनके, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, नहीं सॉरी कैल्शियम है ना पहले, देखो अभी क्या क्या लिखा है, यहाँ लिख के बताता हूँ। ये क्या है हमारा, ये पोटेशियम है, ये क्या है, ये पोटेशियम है, ये क्या है, ये सोडियम है, ठीक है, ये क्या है, ये कैल्शियम है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये मैग्नीशियम है, फिर ये क्या है, ये एल्यूमिनियम है,
फिर ये क्या है, ये जिंक है, फिर ये क्या है, ये आयरन है, फिर ये लेड, फिर ये हाइड्रोजन है, फिर ये क्या है, ये कॉपर है, फिर ये क्या है, ये सिल्वर है, फिर ये क्या है, ये गोल्ड है, और ये क्या है, ये प्लेटिनम है। आई होप कि इतना नीचे का दिख रहा होगा, प्लेटिनम तक नहीं दिख रहा है, गोल्ड तक दिख रहा है ना सिर्फ। तो एक काम करो, थोड़ा पास पास लिख देते हैं इनको, ठीक है। हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया, कॉपर, ये क्या हुआ, सिल्वर, ये क्या हुआ, गोल्ड, और ये क्या हुआ, प्लेटिनम, ठीक है। अब ये तो बात आ गई कि हाँ ठीक है, हमने देख लिया कि किस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज हमें लर्न करनी है। अब मेरी बात सुनो, ये तो आपने सिंबल्स इनके लर्न करने हैं आपको, और एज इट इज ऑर्डर में लर्न करना है। बट कई बार क्या होता है, इसको लर्न करना इतना इजी नहीं है, तो हम कुछ ट्रिक बना लेते हैं। बना लें क्या कुछ ट्रिक, इसको मिटा दो इधर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनके फर्स्ट वर्ड जो है उससे एक ट्रिक बनाता हूं मैं। पोटेशियम का हम ले लेते हैं, को लिखते हैं प्लीज, ठीक है। एस से हम लिखते हैं स्टॉप, सी से लिखते हैं कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, ओके। एम से लिखते हैं मी, ए एल से लिखते हैं, सॉरी हाँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी। फिर जेड से हम लिखते हैं जेब्रा, ओके। फिर आई से हम लिखते हैं इंस्टीड, फिर पीवी एल लेड, एल से हम लिखते हैं लर्न, फिर एच से मैं लिखता हूं हाउ, फिर कॉपर के सी ओ से लिखते हैं काउ, एस से हम लिखते हैं सेव्स, फिर ये लिखते हैं हम गोल्ड, और प्लेटिनम का हम लिखते हैं पेंगुइन। देखो क्या बना है ट्रिक, 4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी ट्रिक, और कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज कोई पूछेगा यही बताओगे। क्या लिखा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी जेब्रा, इंस्टीड लर्न हाउ काउ सेव्स गोल्ड पेंगुइन, ठीक है। आपको ये याद करना है, स्टोरी से याद करना है, क्या स्टोरी से याद करना है। देखो ऐसा है, एक जेब्रा है, बहुत ज्यादा आलसी है, बहुत ज्यादा लेजी है, तो लोग उसको लेजी जेब्रा कहते हैं, ठीक है। पर वो वहां बैठ के क्या देख रहा है पता है, वो वहां बैठ के दूर देख रहा है, और वहां उसको क्या दिख रहा है कि एक काऊ है जो एक पेंगुइन को बचा रही है। पेंगुइन है जो पानी से बाहर आ गई है, और शायद वो तड़प रही है, तो उसको बचा कौन रहा है, काऊ बचा रहा है। तो वो जेब्रा वहां बैठे बैठे आलसी है, और वो उस मूवमेंट को, उस इंसिडेंट को देख रहा है, और लोग उसको जेब्रा बोल रहे हैं कि आलसी जेब्रा, लेजी जेब्रा। तो वो बोल रहा है उनको सबको कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी जेब्रा, मुझे लेजी जेब्रा कहना बंद करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी जेब्रा। उसकी वजह क्या करो, इंस्टीड लर्न हाउ काउ सेव्स गोल्ड पेंगुइन, ठीक है। उसकी बजाय आप क्या करो, ये सीखो कि कैसे काऊ एक गोल्ड पेंगुइन को बचा रहा है। गेटिंग माय स्टोरी? तो ऐसे याद रखना है आपको, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी जेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ काऊ सेव्स गोल्ड पेंगुइन, ठीक है। सो प्लीज का पोटेशियम पी, स्टॉप का एस सोडियम, कॉलिंग का कैल्शियम, Ca का कैल्शियम, फिर मी का मैग्नीशियम, फिर लेजी का Al से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, इंस्टीड आयरन, ठीक है। लर्न से L तो लेड का Pb, हाउ H हाइड्रोजन, Co कॉपर, ओके, S सिल्वर, गोल्ड और पेंगुइन का प्लेटिनम, P से पेंगुइन। गेटिंग इट? ये
4 बार लिखोगे, 4 बार स्टोरी बोलोगे, 4 दोस्तों से बात करोगे, आपस में डिस्कस करोगे, रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। नाउ अब क्या देखना है, अब देखनी है सबसे अच्छी चीज, तो क्या, हाउ टू यूज रिएक्टिविटी सीरीज। क्या देखना है, हाउ टू यूज रिएक्टिविटी सीरीज को यूज कैसे करना है। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपने लर्न कर ली। अब देखो ये लिखे रहने देता हूं मैं, यूजेस ऑफ reactivity series, uses of reactivity series, getting my point? Okay, let's start. Uses of reactivity series में हमें क्या पता करना है, this is the displacement reaction. In the displacement reaction a more reactive metal displaces a salt from less reactive metal, ठीक है। now you are supposed to, अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप बताइए, देखिए पहली बात तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऑर्डर कैसे चलता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऑर्डर चलता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सॉरी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी बॉटम में जो है वो क्या है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, और टॉप पे जो लिखा है, टॉप पे जो लिखा है वो क्या है, सबसे ज्यादा, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, वो क्या है, वो मोस्ट रिएक्टिव है। गेटिंग माय पॉइंट? सो लास्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक लीस्ट रिएक्टिव और सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट रिएक्टिव। नाउ अब आपको पता चल गया, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप बताइए आयरन और कॉपर इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को रिएक्टिविटी सीरीज में ढूंढना है, जो ऊपर लिखा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो कहां है बताओ, कहां है बताओ, कहां है बताओ, कहां है बताओ, आयरन, ओके सो क्या डिस्कस कर रहे थे, आयरन और कॉपर के बीच में, ठीक है। आयरन और कॉपर, बताओ आयरन कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर Fe लिखा हुआ है आयरन, और कॉपर कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉपर, ठीक है। इन दोनों में से कौन ऊपर दिख रहा है, सो ऑब्वियस आयरन की पोजीशन कॉपर से ऊपर की तरफ है, ठीक है। इट मींस आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इट मींस आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो क्या कर सकते हैं, आयरन कॉपर को उसके सल्फेट से डिस्प्लेस कर सकता है। कौन डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन डिस्प्लेस कर सकता है। रिएक्शन लेके देखते हैं, ठीक है, ये देखना लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। अब मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4, इट गिव्स, और हमसे पूछा है यहाँ पर क्या बनेगा, बताइए आप। अब हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट ये पता चल गया आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस है। कैसे पता चला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस है, इसमें दो मेटल्स है, बताओ आयरन एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, आयरन भी एक मेटल है और कॉपर भी एक मेटल है। अब आयरन और कॉपर में से कॉपर के पास में सल्फेट है और आयरन अकेला है, तो क्या चाहता है आयरन, आयरन चाहता है इस सल्फेट को अपने साथ ले जाना, ठीक है, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बट अब आपको कैसे चेक करना है, यू आर सपोज टू चेक द पोजीशंस ऑफ आयरन एंड कॉपर in the reactivity series. Now look, here is iron and here is copper, so from the reactivity series you can conclude that iron is more reactive than copper, iron is more reactive than copper। iron अगर copper से ज़्यादा reactive है, it means iron can displace copper from its solution, okay। copper का जो सल्फेट है उसमें से iron copper को हटा सकता है, ये देखा ना, A और B में से अगर A ज्यादा रिएक्टिव है तो B को हटा सकता है और X को अपने साथ ले सकता है। सेम आयरन कॉपर को हटा सकता है और सल्फेट को अपने साथ ले सकता है, तो क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी क्या है, FeSO4 प्लस कॉपर बनने की पॉसिबिलिटी है। आई बात समझ में क्या, देखो फिर से देखते हैं, एक और रिएक्शन लेकर देखते हैं। लेट्स सपोज एल्यूमिनियम और H2SO4 है, क्या है, एल्यूमिनियम और H2SO4 है ना। अब आप कहेंगे कि H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, बट देखो रिएक्टिविटी सीरीज में तो हाइड्रोजन मिलेगा आपको। फिर वही बात, दो कंपाउंड हमारे पास, एक एल्यूमिनियम हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, देखो दोनों के रिस्पेक्टिव पोजीशंस, वेयर इज एल्यूमिनियम, हियर इज एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम, लो हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा हाइड्रोजन, बताओ। नाउ यू आर सपोज टू चेक दैट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव और नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन, सो from the reactivity series we can conclude that aluminium is more reactive
एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम की पोजीशन हाइड्रोजन से ज्यादा है, ऊपर की तरफ है, इट मींस एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। अगर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है इट मींस एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है। इस सल्फेट को अपने साथ ले लेगा, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और समझना है, ये जो आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो फॉर्मूला बना ये कैसा बना। फॉर्मूला बनाना हम 9th में सीखेंगे, बट फिर भी लास्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें डिस्कस करेंगे इसको कैसे बनाते हैं। सो ये सारी बातें समझ में आई। कुछ होमवर्क लिख के जाओ, फिर हमारा टाइम हो रहा है अभी। कैसे करना है आपको, कैसे करना है बता दो। देखिए आपको किस किस के बीच में रिएक्शंस कंप्लीट करवाना है। मैग्नीशियम प्लस CuSO4 कंप्लीट होगी या नहीं होगी देखना है। पोटेशियम प्लस Na2SO4, ठीक है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी देखना है। फिर हमें देखना है कॉपर और एल्यूमिनियम सल्फेट के बीच में रिएक्शन होगी या नहीं होगी देखना है, ठीक है। फिर हमें देखना है कॉपर और HCl के बीच में रिएक्शन होगी या नहीं होगी देखना है, ठीक है। इनके चारों के आपको आंसर बनाना है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर आपको पता चलता है कि ये वाला जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये यहाँ वाले एलिमेंट से कम रिएक्टिव है, इट मींस कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, तो आपको क्या लिखना है, वहां पर लिखना है नो रिएक्शन। अगर प्रोसीड होती है तो उसको डिस्प्लेस करके उसके आंसर्स बनाना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।